Hello everyone, this is Pankaj Kivat from Bermo Bokaro, Jharkhand, and now we are discussing about today's is माइंस एक्ट 1952। यानी कि आज से हमारी क्लास अब सेक्शन स्टार्ट हो चुकी है। माइंस एक्ट की जो सेक्शंस यानी कि जो धारा नियम्स बनी हुई है, आज से हम लोग क्लास स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो पिछले क्लासेस में आई थिंक मैंने कुछ टेक्निकल्स वर्ड या फिर डिफिनेशन या माइंस एक्ट के बारे में बताया होगा। तो मैंने सोचा कि सेक्शंस 1 एंड सेक्शन 2 को नेग्लिजिबल करते हैं, देन आफ्टर हम लोग सेक्शंस 3 से स्टार्ट करते हैं। सेक्शन 2 डिफिनेशंस होगा और सेक्शंस 1 प्रीमियम्स होगा। तो वो डिफिनेशंस आप डिप्लोमा के होल्डर हैं तो बेसिकली आपने फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर में कंप्लीट कर चुका होगा। बट जब टाइम मिले तो हम लोग डिफिनेशन को भी लास्ट क्लासेस में यानी कि एक्स्ट्रा टाइम्स होगा तब हम लोग डिफिनेशन को भी देख लेंगे। तो आज से सेक्शन 3 स्टार्ट करते हैं। तो चलिए सेक्शन 3 कहते हैं। सेक्शन 3 कहता है कि कुछ ऐसी जगहों पे जहाँ पे से कोई भी माइंस एक्ट की जो सेक्शंस बनी हुई रहती है वो लागू नहीं होगी। यानी कि एक्ट नॉट बी अप्लाई इन सर्टेन केस। कुछ केस में, कुछ कंडीशंस में माइंस एक्ट की जितनी भी सेक्शंस बनी हुई है वो वहां पे लागू नहीं होगी। ठीक है, कुछ स्पेशल कंडीशन में। तो वो सर्टेन केस या स्पेशल कंडीशन क्या रखा गया, यानी कि अगर सेक्शन 7, सेक्शंस 8, 9, 40, 45 एंड 46, ये सारे जो केस सेक्शंस है 1, 2, 3, 4, 5, 6, जो 6 सेक्शंस है, इन सेक्शंस में कुछ बातें रखी गई है जो कि लागू नहीं होगी अकॉर्डिंग टू सेक्शन 3। ठीक है, तो आप अगर देखेंगे तो सेक्शन 7 क्या हो सकता है। तो बहुत दिनों के बाद मैं सेक्शंस रिवाइज कर रहा हूं तो देख लेता हूं सेक्शन 7 क्या है। सेक्शन 7 खानों के इंस्पेक्टर की शक्तियां, खानों की इंस्पेक्टर की शक्तियां, यानी कि सेक्शन 7 कुछ कंडीशन में नहीं अप्लाई की जाएगी। फिर सेक्शन 8 है विशेष अधिकारी की प्रवेश करना, मापने या आदि की शक्तियां, यानी कि विशेष अधिकारी की प्रवेश करना या फिर मापने की प्रक्रिया लागू नहीं होगी। ओके, फिर सेक्शन 9 है। सेक्शन 9 आपका इंस्पेक्टर को दी जाने वाली सुविधा। उसके बाद 9A में पैसा संबंधी स्वास्थ्य सर्वेक्षण के लिए सुविधा देना। ठीक, उसके बाद सेक्शन 14 है जो कि 18 वर्ष से कम आयु के व्यक्तियों का नियोजन, मतलब 18 वर्ष कम आयु के व्यक्तियों के नियोजन पे कोई भी बातें लागू नहीं होगी सेक्शन की। ठीक है, अच्छा, ये 18 वर्ष आप क्या समझ रहे हैं? 18 वर्ष यानी कि एडल्ट पर्सन। ओके, आप एज अगर 9-10 में पढ़े होंगे तो जो 14 एज या फिर 14 से 18 एज जो होती है, ईयर्स होती है किसी भी पर्सन्स को, ये एज को हम लोग क्या कहते हैं? इस एज को हम लोग एडोलेसेंस एज कहते हैं। ठीक ना, इस एज को एडोलेसेंस एज कहते हैं। बट जैसे ही 18 पे आप पहुंचते हैं तो एडल्ट पर्सन उसे कहते हैं। ओके, तो 18 से कम उम्र की वाली शक्तियां, उम्र की जो पर्सन्स किसी माइंस में वर्क कर रहे हैं तो उन पे कोई भी अधिकारी या फिर कोई अपनी शक्तियां को दिखा या पावर का यूज नहीं कर पाएंगे। ऐसा सेक्शन 14 में जो कि आगे हम लोग देखेंगे। ठीक ना, तो 18 क्यों लिखा गया? माइंस में मिनिमम जो एज होता है काम करने के लिए वो 18 साल से ही होता है, यानी कि युवा व्यवस्था से ही होता है। बट
आपने कहीं 16 साल भी 16 ईयर्स भी देखा होगा। तो 16 ईयर्स जो है ये माइंस में ट्रेनिंग लेने का एज रखा गया है। विथ सुपरविजन किसका होना चाहिए? सेफ्टी ऑफिसर का। सेफ्टी ऑफिसर के देख रेख में 16 साल की उम्र वाले कोई भी बंदे ट्रेनिंग पीरियड में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, नॉट ए वर्किंग पीरियड। ट्रेनिंग के लिए आप मिनिमम 16 साल होना चाहिए और वर्किंग के लिए यानी कि ड्यूटी में ज्वाइन करने के लिए कम से कम 18 साल होना चाहिए। ओके, कहीं कहीं 20 साल भी आप डाटा देखे होंगे। 20 साल में क्या है? व्हाट डू यू मीन बाय 20 साल में क्या बताया गया बताओ? 20 साल में आप बोर्ड ऑफ माइनिंग एग्जामिनेशन के जितने भी एग्जाम होंगे या सर्टिफिकेट लेना होंगे तो आपको मिनिमम एज कितनी चाहिए? 20 साल। ठीक, और इसमें एक 23 साल भी एज आपने देखा होगा। तो 23 साल क्या है? ये 23 साल आपको मैनेजर बनने के लिए मिनिमम एज होना चाहिए। ओके, तो ये एज के बारे में रेगुलेशन 40 एंड 45 क्या है? सॉरी, सेक्शन 40 एंड 45 क्या है? 45 सॉरी एज वाला आ गया 45 में। ठीक है, इसके बाद रेगुलेशन 46 क्या है? महिलाओं की नियोजन। ठीक है, महिलाओं की नियोजन। पहले के टाइम पे महिलाओं की नियोजन पे बंदी थी, बट जैसे जैसे मॉडर्न होते गया महिलाओं को नियोजन करते गए माइंस में। वैसे तो वो सब्सिडी नियोजन करते ही हैं ऑफिस वर्क में, पियून वर्क में, बट माइंस में ओवरमैन या माइंस के एम्प्लॉयमेंट बनने के लिए पहले का नियोजन लेडीज को नहीं होता था। बट अब धीरे धीरे मॉडर्न सोसाइटी होने लगी है तो अब नियोजन होने लगी है। उसमें भी कंडीशन है। पहले क्या होता था? पहले के कुछ कंडीशन ऐसे थे कि आप मॉर्निंग शिफ्ट ही यानी कि जनरल शिफ्ट में ही काम करेंगे। मॉर्निंग शिफ्ट यानी कि 6 बजे से रात को शाम 7 बजे या 8 बजे तक ही वर्किंग करेंगे। ठीक, बट अभी के केस में क्या हो गया? अभी के केस में आप कभी भी वर्किंग कर सकते हैं, बशर्ते आपकी वर्किंग ग्रुप में दी जाएगी। ग्रुप में यानी कि 3 गर्ल्स मेंबर की ग्रुप होगी, तभी आप किसी भी शिफ्ट में वर्किंग कर सकते हैं। कम से कम 3 ग्रुप होंगे, 3 पर्सन होंगे, तभी आप काम कर सकते हैं और स्वतंत्र रूप से कर सकते हैं। वो भी सुपरवाइजरी पोस्ट के लिए। ये नहीं कि आपको खलासी बना देगा या फिर खलिया ठेलने के लिए बना देगा, ये सुपरवाइजरिंग पोस्ट के लिए। ठीक है, तो इसमें हम लोग आगे और पढ़ेंगे। तो चलिए एक्ट के बारे में कुछ देख लेते हैं, सेक्शंस क्या कहता है। ओके, तो एक्ट नॉट बी अप्लाई इन सर्टेन केसेस। कैसे केस की बात कर रही है? सर्टेन केसेस में, स्पेशल केसेस में क्या आ जाएंगे कि अगर किसी माइंस में वर्किंग स्टार्ट हो रही है यानी कि प्रोस्पेक्टिंग पीरियड है, या फिर किसी माइंस का जनरल वर्किंग हो रही है, तो उसमें जो ऑर्डिनरी एम्प्लॉय होंगे वो 15 से कम होंगे। ठीक, उसके बाद प्रोस्पेक्टिंग के केस में इसमें शायद 20 एम्प्लॉय हैं। ठीक, तो ऐसे केस में माइंस एक्ट की कुछ शक्तियां ये सब लागू नहीं होंगे। ओके, तो चलिए चलते हैं, सेक्शंस देखते हैं क्या लिखा गया है। कंडीशन पहले आप देख लीजिए कि किस किस कंडीशन में ये शक्तियां लागू नहीं होगी। यदि किसी माइंस या उसके भाग के केवल प्रोस्पेक्टिंग का काम चल रहा हो, परंतु मैंने एक बात रखी थी प्रोस्पेक्टिंग, तो प्रोस्पेक्टिंग में किसी माइंस में एक दिन में 20 से अधिक व्यक्तियों का नियोजन नहीं होना चाहिए। प्रोस्पेक्टिंग के केस में, प्रोस्पेक्टिंग मैंने फर्स्ट ईयर में पढ़ाया था क्या होता है। तो प्रोस्पेक्टिंग के केस में किसी भी माइंस में 20 एम्प्लॉय है और
20 एम्प्लॉय से अधिक नियोजित नहीं होना चाहिए, यानी कि मिनिमम 20 एम्प्लॉय होंगे किसी माइंस में तो ये सारे सेक्शंस लागू नहीं होंगे। ठीक, उसके बाद सेकेंड पॉइंट इसमें कंडीशन है, कोयल के केस में अगर डिप्थ 15 मीटर से अधिक ना हो, अगर कोई भी माइंस है, ये माइंस है और इसकी डिप्थ 15 मीटर से कम है तो ये शक्तियां लागू नहीं होगी, यानी कि 15 मीटर से डिप्थ ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। ओके, 15 मीटर से कोयल के माइंस में कंडीशन में डिप्थ नहीं जाना चाहिए। ठीक, इसके बाद दूसरी केस क्या है, दूसरी केस लिखा गया है, सॉरी इसमें एक और पॉइंट है कि ऐसा माइंस जो सुपरजेंट ग्राउंड के नीचे हो, सुपरजेंट ग्राउंड, सुपरजेंट ग्राउंड मतलब क्या होता है कि ये आपका मान लीजिए ग्राउंड है और यहाँ से आपने इंक्लाइन स्टार्ट किया और आप इस पोजीशन में हैं, यानी कि इस पोजीशन में कि आपका बॉडी एज ए ग्राउंड लेवल पे ग्राउंड सरफेस से हाइट तक होना चाहिए, यानी कि सुपरजेंट पोजीशन आप समझ लीजिए कि कोई एक ऐसा पॉइंट निर्धारित किया जाता है जिससे ना तो हम लोग अंडरग्राउंड बोल सकते हैं और ना ही अपर सरफेस बोल सकते हैं, उसी को हम लोग सुपरजेंट पोजीशन कहते हैं। ठीक है, इसके बाद कंडीशन 2 है, कंकर, मोरम, ग्रेवल्स, टेक्सचर्स, बोल्डर्स, स्लिट या फिर लेमाइस्टोन्स, ईटी के टाइप में केस में आप देखिए, ये तो प्रोस्पेक्टिंग के केस में ये बातें रखी गई है। अब किसी माइंस में अगर कंकर हो या मोरम हो, क्ले हो या फिर लाइमस्टोन हो तो उसके केस में देखिए बात रखी गई है कि माइंस सुपरजेंट जनरल के नीचे ना हो, दिस वन। उसके बाद एसी ओपन कास्ट वर्किंग के डिप्थ 6 मीटर से अधिक ना हो, अगर यह आपकी ओपन कास्ट माइंस है और इसकी 6 मीटर से अधिक ना हो, यानी कि ये इसकी 6 मीटर है तो वो सारे सेक्शंस लागू नहीं होंगे। इसके बाद एक दिन में 50 से अधिक व्यक्तियां इसमें नियोजित ना हो, एक्सप्लोसिव का यूज ना हो। एक दिन में 50 से ज़्यादा एम्प्लॉय ना हो, प्लस नो एक्सप्लोसिव ओके, एक्सप्लोसिव का यूज ना हो। तो ऐसे केस में यानी कि दिस वन के केस में जो सेक्शंस रखी गई थी वो लागू इस पे नहीं होगी, कोई प्रेशर नहीं, कोई दबाव नहीं, कोई इंस्पेक्टर का डर नहीं। ओके, अब ये तो नोट्स के द्वारा बताई गई बातें हैं, अब चलिए रीडिंग कर लेते हैं। क्या है रीडिंग में, बहुत दिन के बाद मैं भी किताबें खोल रहा हूँ, सारे कंसेप्ट भूल भी चुका हूँ, थोड़ा बहुत हमारी भी रिमाइंडर हो जाएगी। तो सेक्शन 3, एक्ट के कुछ दशाओं में लागू ना होना, एक्ट नॉट बी अप्लाई इन सर्टन केसेस। सेक्शंस धारा ब्रैकेट में सेक्शंस 7, 8, 9, 40, 45 एंड 46 में दिए गए उपबंधों के सिवाय इस एक्ट के अन्य सब उपबंधन निम्नलिखित पर लागू नहीं होंगे। ओके, वही मैंने बताया था, सेक्शन 7, 7, 9 लागू नहीं होंगे। पहला पॉइंट, कोई खान या उसके भाग जिनमें खुदाई केवल पूर्वेक्षण यानी कि प्रोस्पेक्टिंग के लिए खुदाई चल रही हो एवं उपयोग या बिक्री के लिए खनिज प्राप्ति नहीं किया जा रहा हो, यानी कि ये केस की बात कर रही है अगर किसी माइंस की प्रोस्पेक्टिंग चल रही है या फिर किसी माइंस खुदाई हुई भी है तो बट इतनी नहीं कि उनकी मिनरल्स को हम लोग बेच रहे हैं। ठीक है, और एक चीज उसमें हम लोग खनिज की प्राप्ति ना हो, नो बिजनेस एंड नो एक्सट्रैक्शंस
ऑफ मिनरल्स, ये हमारा लैंग्वेज, ठीक है, नो एक्सट्रैक्शंस ऑफ मिनरल्स। तो ऐसे केस में वो सेक्शंस जो भी लिखवाए थे वो लागू नहीं होंगे, ठीक है। प्रोस्पेक्टिंग क्या होता है, प्रोस्पेक्टिंग के बारे में थोड़ी बातें कर लेते हैं। प्रोस्पेक्टिंग किसी भी चीज को दर्शाना होता है या फिर उसके अंदर में क्या डाटा है क्या नहीं, ये सारे डाटा को ही हम लोग माइनिंग के टर्म में प्रोस्पेक्टिंग कहते हैं। जैसे अगर आप किसी कॉलेज में एडमिशन लेते होंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसके प्रोस्पेक्टस को देखेंगे, यानी कि प्रोस्पेक्टस एक बुक टाइप में बनाई जाती है जो कि 8 या 10 पेज की होती है। उसमें सारे कॉलेज में डाटा दिया हुआ रहता है कि कितने ब्रांचेज है, क्या प्ले ग्राउंड है, क्या एरियाज है, क्या कैंपस है, कैसे क्या होता है, कॉलेज की कंडीशन क्या है, चेयरमैन से लेके नॉन टीचिंग स्टाफ, टीचिंग स्टाफ, सारे वर्कर्स, ये सब सारा डाटा उस प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। आपके पास में लैब कितना है, कंप्यूटर लैब है, माइन लैब है, मैकेनिकल लैब है, इलेक्ट्रिकल सर्वे, सभी लैब है, ये सारे उस डाटा में प्रोस्पेक्टस में दिया जाता है। सेम इट इज यहाँ भी है कि प्रोस्पेक्टिंग में अगर किसी जगह पे, किसी प्लेस पे हम लोग अगर माइनिंग कर रहे हैं एक्सट्रैक्शन ऑफ मिनरल्स के लिए, तो वहाँ का जितना भी जूलॉजिकल कंडीशंस हैं, वहाँ का कितनी डीप्थ में कोयले का फॉर्मेशन है, मिनरल्स का फॉर्मेशन है, क्या थिकनेस है, क्या स्ट्राटा है, और क्या जूलॉजिकल कंडीशन है, या फिर आमने सामने क्या है हमारे 200 मीटर्स में कितनी थिकनेस के साथ साथ उसकी हार्डनेस है, कार्बन कितनी है, सल्फर कितनी है, फास्फोरस कितनी है, ये सारे जब जो डाटा कलेक्ट होता है वो सारे डाटा हम लोग प्रोस्पेक्टिंग में ही करते हैं। यानी कि ये एक पहला स्टेज है माइनिंग ऑपरेशन जारी करने का, जिससे हम लोग पता लगाते हैं कोयले का फॉर्मेशन है या नहीं, ठीक। उसके बाद एक वर्ड एक्सप्लोरेशन भी आता है। एक्सप्लोरेशन सेकेंड स्टेज है। जैसे प्रोस्पेक्टिंग हम लोग देख के बता दिए कि हाँ भाई उम्मीद है कि इतना इतना होगा, ठीक है, बट एक्सप्लोरेशन भी इसी का सेकेंड स्टेज है। उसमें भी सारे डाटा हम लोग कैलकुलेशन करके सब चीज हिसाब लगा के बनाते हैं, उसको हम लोग एक्सप्लोरेशन कहते हैं माइनिंग के टर्म में। एक्सप्लोरेशन मतलब खुलासा हो जाना, ओके। तो ये प्रोस्पेक्टिंग के केस में 20 एम्प्लॉय से अधिक नहीं होना चाहिए, 15 मीटर से डेप्थ से अधिक नहीं होने चाहिए, और सुपरजेंट ग्राउंड से ज्यादा नहीं होना चाहिए, ठीक है। इसी में बात रखी गई पहला पॉइंट, ऐसी किसी भी खुदाई उत्खनन के काम में एक दिन में 20 से अधिक व्यक्ति को नियोजन नहीं होने चाहिए, ठीक है। उत्खनन के उत्तम बिंदु से उसके न्यूनतम बिंदु तक नापी उत्खनन की गहराई कहीं भी 6 मीटर से अधिक ना हो, या कोयले के उत्खनन के मामले में 15 मीटर से अधिक ना हो। यानी कि कह रहा उच्चतम बिंदु से उसके न्यूनतम बिंदु तक नापी की जो गहराई होगी वो 6 मीटर नहीं होनी चाहिए, ठीक है। या फिर कोयला अगर इन द केस मिलता है तो कोयले के कंडीशन में 15 मीटर से अधिक ना हो, ठीक। ऐसे केस में पावर के इंस्पेक्टर नहीं यूज कर सकते हैं। उसके बाद थर्ड पॉइंट में है, ऐसे उत्खनन के किसी भाग का विस्तार उपरिस्थ जमीन के नीचे ना हो, यानी कि सुपरजेंट ग्राउंड, ओके। न्यूनतम पॉइंट और एक क्या लिखी गई है, उच्चतम बिंदु। न्यूनतम पॉइंट लोवेस्ट पॉइंट, इसका मीनिंग आप समझ सकते हैं, लोवेस्ट पॉइंट एंड हाईएस्ट पॉइंट, ओके, ठीक है। फिर बी में इसी में लिखा गया है, ऐसी खान जहां निम्नलिखित पदार्थ निकाला जाता है, जैसे कंकर, मोरम, लेटेराइट, बोल्डर, बजरी, ग्रेवल्स, सिंगल्स, साधारण बालू, कांच बालू, ग्लासेस, सैंड, अन्य खनिज बालू को छोड़कर साधारण चिकनी मिट्टी, क्लोरीन, चाइना क्ले, सफेद मिट्टी या फायर क्ले छोड़कर बिल्डिंग स्टोन, स्लेट, पत्थर या सड़क मिट्टी, रोड मेटल, फलदर, माल के और चूना के पत्थर के कंडीशंस में
इतने सारे माइंस में या इतने सारे जो ऑब्जेक्ट दिए गए ये उस कंडीशन में लागू नहीं होंगे, परंतु तब तक परंतु यह तभी तक होगा जब तक कि उसमें जो कंडीशंस रखी गई है, पहला कंडीशंस रखी गई है, उत्खनन का विस्तार ऊपरी जमीन के नीचे ना हो, यानी कि अथवा सुपरजेंट ग्राउंड, ठीक। जहां वो ओपन कास्ट वर्किंग कर रहे हैं, उत्खनन के उच्चतम बिंदु से न्यूनतम बिंदु तक नापी की गई उत्खनन की गहराई कहीं भी 6 मीटर से अधिक ना हो। यह बताया था कि 6 मीटर से अधिक नहीं होना चाहिए। किसी भी एक दिन में नियोजित व्यक्ति की संख्या 50 से अधिक ना हो। खुदाई के क्रम में काम सिलसिले में बारूद का उपयोग नहीं होना चाहिए। ये सारे मैटर होना चाहिए, तब जाके वो सारे सेक्शंस आप पर लागू नहीं होंगे, ठीक। इसके बाद सेकेंड पॉइंट कहता है, यदि केंद्र सरकार का समाधान संतुष्ट हो जाए कि किसी खान का या उसके किसी भाग का या खानों के समूह या वर्ग के संबंध में मौजूद परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए ऐसा करना जरूरी है, तो वह सब सेक्शन 1 में दी गई बातें के होते हुए भी सरकारी गजट में सूचना देकर घोषित कर सके कि इस एक्ट के उपबंधों में कोई ऐसा उपबंध जो सब सेक्शन में नहीं है, या उस खान के या उसके भाग को या खानों के समूह या वर्ग को या उसमें नियोजित व्यक्तियों के किसी वर्ग पर लागू होगा। देखो भाई, फिर जैसे को तैसे हो ही गया। क्या कह रहा है ये पॉइंट, यदि सेंट्रल गवर्नमेंट आपकी ये सारी बातों से सेटिस्फाई ना हो, तो फिर सारे सेक्शंस लागू हो सकते हैं आप पर भी। अब ये सेटिस्फाई करने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के जो भी कमेटी है वो आके देखेंगे, ठीक है। इसके बाद पॉइंट सेकेंड पैराग्राफ में इसी में लिखा गया, यदि किसी खान के बारे में किसी समय सब सेक्शन 1A 1B में वंचित शर्त पूरी नहीं होती है, तो सेक्शन 2 में उपबंध प्रतिकूल डाले विदाउट प्रेजुडिस इस एक्ट को उपबंध में सेक्शन में नहीं दिए गए हैं अविलंब लागू हो जाएंगे, और खान के मालिक एजेंट मैनेजर का कर्तव्य होगा कि पूरी ना होने की सूचना निर्धारित अथॉरिटी को निर्धारित तरीके से निर्धारित समय के अंदर दें। ओके, यानी कि लास्ट पॉइंट में ये भी लिख दिया है कि भाई अगर ये कंडीशंस में किसी भी तरह से अप्लाई आपके माइंड्स में नहीं हो रही है, या फिर 20 साल से किसी बंदे की साल 21 हो गई, या 15 एम्प्लॉय से 16 हो गया, सुपरजेंट ग्राउंड से आगे हो गया, 6 मीटर डीप से 7 मीटर हो गया, 50 से 52 हो गया, या फिर एक्सप्लोसिव का यूज हो गया आपके माइंस में, यानी कि इस डाटा में किसी प्रकार का अगर चेंजिंग हो गया, चेंजिंग मतलब क्या, नॉट लोवेस्ट, इससे हाईएस्ट या फिर इससे बड़ी मात्रा में आपने डाटा को चेंज किया, तो फिर सारे सेक्शन आप पे लागू होंगे। और चेंज होते ही ओनर, एजेंट और मैनेजर को रिस्पॉन्सिबिलिटी होगी कि सारे नोटिस भेजे जाएंगे किसको, ऑथराइज पर्सन को, यानी कि ऑथराइज पर्सन कौन हो जाएंगे फिर, सिम, रिम, एनडीएम एंड आईबीएम तो नोटिस ऑफ ओपनिंग के ही टाइम पे भेजते हैं, तो ऑथराइज पर्सन को सारे जो भी आएंगे सबको आपको नोटिस दे देना है कि भाई हमारे पास डाटा जो आपने रखी गई है शर्त, वो शर्त से हम लोग आगे बढ़ चुके हैं, तो आपको हम सूचित कर रहे हैं, और अपनी जो भी सेक्शंस हैं आप लागू कर सकते हैं, या फिर अपनी जो भी शक्तियाँ यूज करना चाहते हैं आप माइंस में कर सकते हैं। तो ये सारे सेक्शंस 3 के अकॉर्डिंग रखी गई है, और इसमें कुछ बताने लायक कुछ है भी नहीं। क्वेश्चंस बन सकता है इसमें भी, तो आप लोग क्वेश्चंस को देखते रहिए। एक क्वेश्चंस में कैजुअलिटी में बता देता हूं
माइंस एक्ट 1952 के सेक्शन 7, 8, 9, 14, 45, 46 को छोड़कर सभी सेक्शन किन किन जगहों पर लागू नहीं होंगे। तो ये डाटा और ये डाटा को छोड़ के लागू नहीं होंगे। ओके, आई होप आज की क्लासेस आपको समझ में आती होगी या फिर आई होगी। अगर किसी प्रकार का डाउट हो तो आप हमें कमेंट में पूछ सकते हैं, और डेफिनेटली मैं शेयर या फिर फॉरवर्ड या फिर सब्सक्राइब करने की बात रखूँगा नहीं। अगर जिसे जब किसी चीज़ की भी ज़रूरत होती है तो उसे बताने नहीं होता, वो खुद चला आता है। जैसे फॉर एग्जांपल कहते हैं ना, प्यासा कुआं के पास जाता है, कुआं प्यासे के पास नहीं। और ये सब बातें हमें ऑकवर्ड भी लगती हैं कि आप सब्सक्राइब कर दीजिए या फिर लाइक कर दीजिए, फॉरवर्ड कर दीजिए, ऑकवर्ड लगती है हमें। मेरा कोई मोटिव भी नहीं है, बस आपके साथ साथ हमारा भी रिवीजन हो जा रहा, दैट्स व्हाई वीडियो क्रिएट कर रहा हूँ। ओके, तो आज की क्लास यही समाप्त रखते हैं। आपको घुमाने या क्वेश्चन को घुमा फिरा के इसमें बन सकता है। जैसे कि अगर पूछ दिए कि प्रोस्पेक्टिंग के केस में कितने ऑर्डिनरी एम्प्लॉय से ज़्यादा नहीं हो जाने के कारण सेक्शंस लागू नहीं होंगे, तो कितने एम्प्लॉय, यानी कि 15 एम्प्लॉय, नहीं सॉरी 20 एम्प्लॉय, ये 20 ईयर्स 15 ये मैं समझा नहीं, सॉरी देखना होगा, शायद बोला सही होगा लेकिन यहाँ रिटर्न में कुछ और लिखा गया होगा, तो देख लेता हूँ मैं। सॉरी मैम, हो सकता है बाय मिस्टेक बोला सही होऊंगा मैं, लेकिन लिखा कुछ और गया होगा, तो ये 50 एम्प्लॉय होगा, ठीक है। 20 एम्प्लॉय होगा और 15 मीटर डेप्थ है। ओके, तो ऐसे कंडीशंस आपको घुमा सकते हैं कि किस प्रोस्पेक्टिंग के केस में कितने एम्प्लॉय हो जाने से हम लोग कितने एम्प्लॉय से ज़्यादा हो जाने तक सेक्शंस लागू हो सकते हैं। तो 20 से अधिक हो जाने पर बाकी सेक्शंस लागू हो जाएंगे। ये प्रोस्पेक्टिंग के केस में अगर जो कंडीशंस मोरम, क्ले या फिर सैंडस्टोन के कंडीशंस में है, तो उसमें एम्प्लॉय कितना रखा गया है, 50, यानी कि 50 एम्प्लॉय, इसमें 20 और इसमें 50, ठीक है। तो ये सब सारे घुमा फिरा के आपसे क्वेश्चन किया जा सकता है। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं। हैव ए गुड डे, थैंक यू।